थर्मस फ्लास्क का मतलब तो यही होता है ना, थर्मस फ्लास्क वो वाला फ्लास्क जिसमें गर्म चीजें गर्म और ठंडी चीजें ठंडी रहती है, मतलब ये एनर्जी को एक्सचेंज नहीं होने देगा। और वेल स्टॉपर्ड है तो टी की जो पेपर है वो बाहर नहीं जाएगी, इसका मतलब मास का एक्सचेंज भी नहीं होने वाला है। मोशन 3 तरह का होता है गैस के मॉलिक्यूल का, ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन। सिस्टम को जैसे ही कोई जगह मिल जाएगी जहां पर उसके साथ टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, हीट तुरंत निकल के भागेगी। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है वो केवल इनिशियल पॉइंट पर होता है और फाइनल पॉइंट पर होता है, और कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं होता। हेलो मेरे प्यारे प्यारे रफ्तारियंस, क्या हाल चाल है तुम लोगों के? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे। आज सोमवार के दिन एक छोटा सा शेर याद आया, सुनाते हैं आपको। कि अर्ज किया है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्न क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मतलब मोटा मोटी बात यह है कि भाई फेल भी वही होता है जो कोशिश करता है, जो कोशिश नहीं करता वो कभी फेल नहीं होता। तो फेलियर से डरिए मत। अगर आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं, तो फेलियर से डरिए मत, कोशिश करते रहिए। क्योंकि ये जो फेलियर्स हैं इवेंचुअली आपको एक दिन सक्सेस की तरफ ले जाएंगी। इवेंचुअली यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है ना? इवेंचुअली इन टाइम यू विल बी सक्सेसफुल। ये हो सकता है किसी को एफर्ट्स कम लगे, किसी को एफर्ट ज्यादा लगे। थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो अराउंड 1000 के आसपास उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। 1000 के आसपास एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे, तब जाके वो बल्ब सही से बना पाए थे। तो किसी ने उनसे ये पूछा कि एडिसन भाई साहब, ऐसा है कि आपने इतने सारे वेज आपको लग गए, इतने एक्सपेरिमेंट्स आपको लग गए, इतना टाइम आपको लग गया, तो आपने इससे क्या सीखा? तो वो बोला, मैंने ये सीखा, मैंने वो 1000 तरीके सीखे जिनसे कि बल्ब नहीं बन सकता। मैंने वो 1000 तरीके सीखे जिनसे कि बल्ब नहीं बन सकता। तो इसी तरीके से आपकी जो फेलियर्स हैं या आपके जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, वो आपको ये सिखाते हैं कि भाई कहीं ना कोई कमी रह गई है जिसे हमें दूर करना है ना? तो कोशिश करते रहिए अपनी कमियों को दूर करने की, मेहनत करते रहिए अपने कमियों को दूर करने के लिए, एंड इवेंचुअली यू विल बी सक्सेसफुल वन डे, ठीक है ना? तो आज है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर में, क्योंकि पिछले लेक्चर में तो हमने केवल थर्मोडायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस ही किया था, आज के लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर प्रॉपर बात करना शुरू करेंगे, ठीक है ना? प्रॉपर थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर आज हमारा डिस्कशन होगा, ठीक है ना? डिस्कशन को हम लोग आज शुरू करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का जो डिस्कशन है उसको आज हम लोगों ने क्या करना है, चालू करना है। तो उसको चालू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया था, ठीक है ना? जो मेन चीज आपको बताई थी मैंने वो यही बताई थी कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बताया तो बहुत कुछ था, लेकिन काम का उसमें यही था, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये सारी बातें काम की थी। और बधाई हो, क्योंकि मुझे वो फोटो नहीं मिल रहा है जो मैंने क्वेश्चंस का खींचा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, है ना? हाँ, मिल गया फाइनली। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पहले। और आज करने वाले हैं हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में बात। और उससे पहले कुछ कुछ फंक्शंस की बात हमारी होगी, कुछ कुछ चीजों की बात हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। अ वेल स्टॉपर्ड थर्मस फ्लास्क। वेल स्टॉपर्ड थर्मस फ्लास्क मतलब एक थर्मस फ्लास्क में ढक्कन लगा हुआ है ढंग से। अ वेल स्टॉपर्ड थर्मस फ्लास्क contains some tea. This is an example of open system
क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, नॉन थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है ना। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, नॉन थर्मोडायनामिक सिस्टम, इसकी बात हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना। इनमें से कौन सा सिस्टम ये होगा? वेल स्टॉपर्ड थर्मस फ्लास्क है। थर्मस फ्लास्क का मतलब क्या होता है? थर्मस फ्लास्क का मतलब ये एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होने देगा। थर्मस फ्लास्क का मतलब तो यही होता है ना, थर्मस फ्लास्क वो वाला फ्लास्क जिसमें गर्म चीजें गर्म और ठंडी चीजें ठंडी रहती हैं। मतलब ये एनर्जी को एक्सचेंज नहीं होने देगा। और वेल स्टॉपर्ड है तो टी की जो पेपर है वो बाहर नहीं जाएगी, इसका मतलब मास का एक्सचेंज भी नहीं होने वाला है। दैट मीन्स इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? इट इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। इट इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। वेल स्टॉपर्ड थर्मस फ्लास्क जो होता है ये एग्जांपल होता है किसका? आइसोलेटेड सिस्टम का। किसका? आइसोलेटेड सिस्टम का। दूसरा, which of the following is an is extensive property? A, mass, enthalpy, entropy, all of the above। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? मास, इंथाल्पी, एंट्रोपी या ऑल ऑफ द अबव? देखो वैसे भी एक बात सत्य है, वैसे भी ये बात एक फाइनल है, ये आप सभी लोग जानते हैं। वैसे भी आप सभी को ये बात पता है कि ऑल ऑफ द अबव देखने के बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है ना। ऑल ऑफ द अबव देखा आपने तो आपका दिमाग वैसे ही काम करना बंद कर देता है। लेकिन क्या ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है? भाई मास एक्सटेंसिव होता है हम जानते हैं, मास एक्सटेंसिव होता है हम जानते हैं, क्योंकि मास तो सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड करेगा ही। सिस्टम को काटोगे तो मास चेंज हो जाएगा, है ना। काटोगे तो चेंज हो जाएगा। रही बात एंथैल्पी और एंट्रोपी की, जिन्हें इनके बारे में नहीं पता है, तो जो भी चीजें थर्मोडायनेमिक्स में ई से शुरू होती हैं, जिनके नाम में जैसे इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, तो ई से एनर्जी, ई से एनर्जी और ई से एनर्जी और ई से क्या? बोलो बेटे। ई से एनर्जी और ई से क्या? ई से एक्सटेंसिव। तो जितनी भी चीजें एनर्जी वाली होती हैं वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं बेटे? वो होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो आंसर आएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव है, एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आउट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 1, pH 2, entropy 3 and electrode potential 4,
इंटेंसिव properties are A 1 2 1 2 3 1 2 4 1 3 4। इनमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं ये पूछ रहा है। अभी अभी आपको मैंने बताया एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अभी भी मैंने आपको क्या बताया, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी अभी मैंने आपको बताया एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो एंट्रोपी बेटे अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एंट्रोपी अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है तो 3 वाले तो आंसर सारे गलत है, इसमें 3 आ रहा है। तो 3 मतलब डी नहीं हो सकता और बी नहीं हो सकता। अब आंसर या तो 1 2 होगा। पीएच कॉन्सेंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इंटेंसिव होती है, बताया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मैंने कहा था 12th में इसके बारे में पता लगेगा। अभी के लिए इसे याद कर लो, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाए थे उनमें भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। तो सही आंसर होगा 1 2 का 4 4 2 का 1। माई नेम इज लखन। तो 1 2 और 4 कैसी प्रॉपर्टीज होंगी, ये होंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज होंगी, ये होंगी बेटे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। समझ में आ गई मेरी बात। तो 1 2 और 4 जो प्रॉपर्टीज होंगी, दीज प्रॉपर्टीज विल बी बेटे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टीज रहेंगी ये कैसी प्रॉपर्टीज रहेंगी, ये रहेंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके। तो अब भाई साहब हम क्या करने वाले हैं, इंटेंसिव एक्सटेंसिव की कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। थर्मोडायनामिक्स में हमने कहा था कि एनर्जी का मोशन होगा। एनर्जी का जब मोशन होगा, जब थर्मोडायनामिक्स में हमने कहा था इट इज द फॉर्म ऑफ साइंस, इट इज द फॉर्म ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जो मोशन ऑफ एनर्जी को स्टडी करती है। तो एनर्जी का जब मोशन हमें स्टडी करना है, एनर्जी का मोशन जब हमें स्टडी करना है, तो एनर्जी का मोशन स्टडी करने के लिए, एनर्जी का मोशन स्टडी करने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए। भाई मोशन तो तभी होगा ना, मोशन तो तभी होगा ना जब हमारे पास एनर्जी, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का मोशन होगा। सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी देगा या सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी लेगा। जब सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी देगा, दैट मीन सिस्टम के पास कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से मौजूद है। और अगर सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है तो उस एनर्जी को लेकर सिस्टम अपने पास रखेगा। इसका मतलब इन एनी केस, इन एनी सिनेरियो, सिस्टम के पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी ना भाई। चाहे कोई सा भी केस हो, चाहे कोई सा भी सिनेरियो हो, सिस्टम के पास तो एनर्जी होगी ही ना। सिस्टम के पास तो एनर्जी होगी ही ना, या नहीं होगी, बोलो बेटे। तो अगर सिस्टम के पास एनर्जी नहीं होगी, तो उस एनर्जी का नाम है जो सिस्टम के पास होगी, वो होती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कैपिटल यू से दिखाता हूं मैं इसे। एनसीईआरटी में कैपिटल ई लिखा है, मैं कैपिटल यू से दिखाता हूं। ठीक है ना, यू ई एक ही बात है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंटरनल एनर्जी यू है ना। फिजिक्स में एक्चुअली यू से दिखाते हैं, तो मैं भी यू से ही दिखाता हूं। इंटरनल एनर्जी यू। नाउ व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। देखिए ऐसा है कि मैंने जो आपको बताया था, शायद बताया था या नहीं बताया था, बता देता हूं फिर से एक बार। थर्मोडायनेमिक्स जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है क्लासिकल और एक होती है स्टैटिस्टिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल, क्या मतलब है क्लासिकल का और क्या मतलब है स्टैटिस्टिकल का। क्लासिकल का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी बॉडीज को हम स्टडी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को, जो हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए स्टडी करते हैं, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल का मतलब है जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स यानी कि एटम्स के लिए और मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ते हैं, वो वाली थर्मोडायनेमिक्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं। सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट inside
द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। देखो, सिस्टम किससे बना है मिलके? मॉलिक्यूल से बना है। और मॉलिक्यूल्स के पास बहुत सारी तरह की एनर्जीज होती हैं, है ना। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास बहुत सारे टाइप की एनर्जीज होती हैं। लेकिन हम मॉलिक्यूल्स की हर एक इंडिविजुअल एनर्जी को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। क्योंकि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में है बेटा क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, जहां पर हम बड़ी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो हम इस बॉडी के अंदर कई सारे मॉलिक्यूल हैं और हर एक मॉलिक्यूल के पास कुछ कुछ प्रकार की एनर्जीज हैं। तो हम इंडिविजुअली हर मॉलिक्यूल के बारे में नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर मैं सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी जोड़ दूं तो इस सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी। और इस सिस्टम की जो एनर्जी है, ये सिस्टम तो बड़ा है ना, ये तो मैक्रोस्कोपिक बॉडी है ना भाई। मेरे अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सबके पास एनर्जीज हैं। मुझे पता लग जाए मेरे अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जीज हैं, मैं सबको उठा के जोड़ दूंगा तो वो एनर्जी आ जाएगी जो मेरे अंदर मौजूद है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मेरे अंदर मौजूद हैं। और मेरे बारे में तो हम पढ़ ही सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैं तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हूं, बड़ा ऑब्जेक्ट हूं, हाँ या ना। दिखता हूं ना, तो मैक्रोस्कोपिक हुआ। नहीं दिखता होता तो माइक्रोस्कोपिक होता। तो हम क्योंकि मैक्रोस्कोपिक के बारे में पढ़ सकते हैं, हम क्योंकि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, इसलिए जस्ट दैट इज वाई हम क्या करते हैं, हम सारी की सारी माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज को जोड़ के एक मैक्रोस्कोपिक एनर्जी बनाते हैं। सारे के सारे मॉलिक्यूलर एनर्जीज को ऐड किया और एक बड़ा फंक्शन क्रिएट कर लिया। उस बड़े फंक्शन का नाम होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। तो इसमें कौन कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, जायरेशनल एनर्जी, फलाना एनर्जी, ढिमका एनर्जी एंड सो ऑन। जितने भी तरह की एनर्जीज आप सोच सकते हैं, सारी की सारी इसके अंदर आती हैं। सारी की सारी इसके अंदर आती हैं। भाई साहब, हमारे पास जो सिस्टम है, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, हमारे पास जो सिस्टम है सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, उस सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में भरी हुई है आइडियल गैस, जिसके लिए हम ये सारी की सारी एनर्जीज को जीरो मान के चलते हैं। सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में क्या भरी हुई है? आइडियल गैस, जिसके लिए हम सारी की सारी एनर्जीज को क्या मान के चलते हैं? जीरो मान के चलते हैं। तो किसी भी आइडियल गैस के लिए, फॉर एनी आइडियल गैस, U बराबर होता है KE, काइनेटिक एनर्जी, और वो भी कौन सी वाली? ट्रांसलेशनल। किसी आइडियल गैस के लिए जो U होता है वो बराबर होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी, वो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और इस काइनेटिक एनर्जी में हम लेते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। मोशन तीन तरह का होता है गैस के मॉलिक्यूल का, ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन। ये तीनों ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशन। मैंने इतना बड़ा ट्रांसलेशन लिखा था, पूरा बोर्ड भर जाता रोटेशन और वाइब्रेशन में। TRV, ठीक है। T इज नॉट फॉर टेम्परेचर, T इज फॉर ट्रांसलेशनल। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, ठीक है। अब ये जितनी भी काइनेटिक एनर्जीज होती हैं गैस की, ये जितनी भी काइनेटिक एनर्जीज होती हैं गैस की, आपको केटीजी में पढ़ाया था, आपको केटीजी में पढ़ाया था कि जो गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। तो फॉर एन आइडियल गैस, यह बात हर जगह सत्य नहीं है लेकिन आइडियल गैस के लिए सत्य है। फॉर एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स
ओनली ऑन टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और किसी भी चीज पे डिपेंडेंस इसकी नहीं होती, केवल ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, नथिंग एल्स एंड ऑन नथिंग एल्स। किसी भी चीज पर इसकी डिपेंडेंस नहीं होती, केवल इंटरनल एनर्जी पर डिपेंडेंस इसकी टेम्परेचर पर होती है आइडियल गैस की। तो अगर किसी भी प्रोसेस में आइडियल गैस का टेम्परेचर नहीं बदल रहा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी नहीं बदल रही है। एंड सिंस हमारा जो सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स में है वो सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है, इसीलिए सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है और इसलिए उसमें आइडियल गैस भरी हुई है, इसीलिए यह बात हमारे लिए बड़े काम की बात है। ठीक है, यह एक स्टेट फंक्शन होता है। एनर्जी चेंज हुई, भाई सुबह सुबह आप उठे तो आपके पास बहुत जबरदस्त एनर्जी थी, शाम तक आप थक गए। अब थक गए तो आपकी एनर्जी कम हो गई। अब जब थक गए तो थक आप खेल के भी सकते हैं, काम करके भी सकते हैं, पढ़ के भी सकते हैं, है ना, सो के भी सकते हैं, लोग सो के भी थक जाते हैं, है ना। लेकिन आप थक गए तो इसका मतलब शुरू में आपकी एनर्जी ज्यादा थी, बाद में आपकी एनर्जी कम है। आप कैसे थके हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू से वी आर कंसर्न ओनली। तो u इज द स्टेट फंक्शन, एक बात। दूसरी बात, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स का सम है, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का सम है। सिस्टम में 10 मॉलिक्यूल होंगे, वैल्यू कुछ और होगी, 100 होंगे कुछ और होगी, 1000 होंगे कुछ और होगी, मतलब मॉलिक्यूल्स की संख्या पर डिपेंड कर रही है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u कांट बी मेजर्ड। आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि पहली बात तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि अगर आपने आइडियल गैस भी भरी है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं। चलो कितने मॉलिक्यूल्स पता लग गए तो अब आपको यह नहीं पता लगेगा, चलो कितने मॉलिक्यूल्स आपने मोल की कैलकुलेशन से निकाल लिए, तो आपको यह नहीं पता लगेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल केवल ट्रांसलेशन कर रहे हैं, कितने केवल रोटेशन कर रहे हैं, कितने केवल वाइब्रेशन कर रहे हैं, कितने ट्रांसलेशन रोटेशन कर रहे हैं, कितने ट्रांसलेशन वाइब्रेशन कर रहे हैं, कितने रोटेशन वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो कई सारी चीजें हो गई ना, इसलिए आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर्ड। आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी को निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है और मैंने आपको बताया था स्टेट फंक्शन के केस में चेंज निकालना सबसे आसान होता है। u फाइनल माइनस u इनिशियल, u फाइनल माइनस u इनिशियल। ठीक है, समझ में आ गया? यह कॉन्सेप्ट है इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी किसी प्रोसेस की वजह से नहीं आती। इंटरनल एनर्जी इज जस्ट ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम। कोई सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, मैं यहां पर एग्जिस्ट कर रहा हूं, तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है, मेरे अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है ना। वो एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो मेरी बॉडी में स्टोर्ड है, जिसे आप लोग फैट स्टोरेज बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में। थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में उसी एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी खाने की वजह से नहीं है, पीने की वजह से नहीं है। इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूलर्स खाने पीने की वजह से नहीं है या किसी एक्सरसाइज की वजह से नहीं है। इंटरनल एनर्जी जो है वो मेरे मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद एनर्जी का सम है, वो मेरे मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद एनर्जी का सम है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बल्क काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट टेकन एज इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो ये गैस का भरा हुआ वायल है, वेसल है,
जिसमें गैस भरी है, अंदर गैस की इंटरनल एनर्जी 100 है, अब तुमने इसे 50 की काइनेटिक एनर्जी से चलाना शुरू कर दिया, तो अगर ये 50 की काइनेटिक एनर्जी चल रहा है तो भी अंदर इंटरनल एनर्जी 100 ही रहेगी। मतलब चाहे स्टेशनरी सिस्टम है चाहे मूविंग सिस्टम है, मूवमेंट करने पर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मूवमेंट करने पर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का ध्यान रखना कि मूवमेंट डज नॉट चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मूवमेंट जो होता है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं करता। ठीक है, मूवमेंट जो रहता है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं करता। ठीक है, चलो, तो अब सिस्टम के पास एक एनर्जी है जो इंटरनल एनर्जी है। ये अब सिस्टम है हमारा, और इस सिस्टम के पास इसके एग्जिस्टेंस की वजह से, ड्यू टू इट्स मेयर एग्जिस्टेंस, देयर इज एन एनर्जी विच इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ये एनर्जी इसके अंदर है, ये एनर्जी इसके अंदर है। नाउ वट एवर चेंजेस विल बी डन, whatever changes will be done in the system, सिस्टम में हम जो भी चेंज पैदा करेंगे, whatever change will be done in the system, that will affect the internal energy of the system. That change will affect the internal energy of the system. ठीक है, तो वो जो चेंज होगा वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के साथ छेड़खानी करेगा, उसमें चेंज करेगा। ठीक है, अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में तब चेंज होगा जब सिस्टम को एनर्जी देनी होगी, सराउंडिंग से सिस्टम एनर्जी लेगा या सराउंडिंग में एनर्जी निकालेगा। सराउंडिंग में सिस्टम एनर्जी लेगा या सराउंडिंग से एनर्जी निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने चाय बनाई है ना, या तुमने शरबत बनाया। अब तुमने चाय बनाई, उसके अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि जो चाय बनी उसके एग्जिस्टेंस की वजह से उसके पास कुछ इंटरनल एनर्जी है। बनी हुई चाय को तुमने कमरे में छोड़ दिया, चाय ने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी, चाय ठंडी हो गई। शरबत बनाया, फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में रखा, फ्रिज ने उसे ठंडा कर दिया। अब इस ठंडे शरबत को, मतलब शरबत तुमने रूम टेम्परेचर में बनाया, इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है, अब तुमने इसको ठंडा कर दिया, फ्रिज में रख दिया, इसने फ्रिज को एनर्जी दे दी, इसकी खुद की एनर्जी कम हो गई, ये ठंडा हो गया। दैट मीन्स अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी केवल तब बदलेगी जब सिस्टम सराउंडिंग से या तो एनर्जी लेगा या सराउंडिंग को एनर्जी देगा। तो सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी लेगा, सराउंडिंग से एनर्जी लेगा और देगा। तो कैसे लेगा और देगा? कैसे लेगा और देगा? तो दो तरीके हैं जिससे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। दो तरीके हैं जिससे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। पहला तरीका होता है हीट। क्यों? पहला तरीका होता है हीट। क्यों? आपको किसी चीज को गर्म करना होता है, सबसे पहला तरीका क्या होता है? सबसे पहला तरीका क्या होता है? बर्तन में रखा, उसे गैस पे रख दिया, गर्म होने लगी। माइक्रोवेव में रख दिया, गर्म होने लगी। हाँ या ना? यही तो होता है, यही तो होता है, यही तो होता है। तो हीट क्या होता है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which generates due to temperature difference। हीट एनर्जी की वो फॉर्म है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से पैदा होती है। हीट हमेशा तब पैदा होगी जब दो बॉडीज में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। सर्दियों में लोग आग तापते हैं क्योंकि उनके हाथों का टेम्परेचर कम होता है, आग का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो उन्हें हीट महसूस होती है।
अगर मैं समहाउ किसी के हाथों का टेम्परेचर आग के टेम्परेचर के बराबर कर दूं तो आपको हीट महसूस नहीं होगी। जैसे अगर आप एसी में बैठे हो तो एसी में क्या होता है, शुरू शुरू में जैसे आप बाहर से आए, एसी चल रहा हो 20-22 डिग्री पर, आप बाहर से आए तो बाहर से आपको शुरू में गर्मी लगती है, थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी को ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होकर वहीं आ जाता है, तो आपकी जो बॉडी होती है ना वो अकस्टमाइज हो जाती है एसी के। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहता तो फिर हीट गायब हो जाती है वहां से, और हीट गायब हो जाती है तो क्या होता है, हीट गायब हो जाती है तो क्या होता है, क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस खत्म, ठीक है ना, एनर्जी का लेन देन खत्म। लेकिन तुम्हारी बॉडी का जो नेचुरल टेम्परेचर फिक्स रहता है 37.5, बॉडी की टेंडेंसी होती है अपने नेचुरल टेम्परेचर को फिक्स रखने की, 37.5 रखने की। तो बॉडी क्या करती है, 37.5 पर मेंटेन करने की कोशिश करती है अपने आप को, अपने आप को मेंटेन करती है बॉडी। नहीं, अब एसी चल रहा है तुम्हारे कमरे में, एसी चल रहा है, पहले इसको ये वाला पॉइंट समझ लो, हीट इज ऑलवेज इन ट्रांजिट। हीट जो होती है हमेशा ट्रांजिट में रहती है, मतलब इट कैन नेवर बी स्टोर्ड। हीट को आप कभी स्टोर नहीं कर सकते, हीट को आप कभी भी स्टोर नहीं कर सकते। सिस्टम को जैसे ही कोई सिस्टम मिल जाएगा, सिस्टम को जैसे ही कोई जगह मिल जाएगी जहां पर उसके साथ टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, हीट तुरंत निकल के भागेगी। हीट हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ भागती है। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे आप ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करो, लंबे समय के लिए ट्रैवल करते हो एसी कोचेस में, तो क्या होता है, जैसे आप गर्मी का सीजन है, बाहर टेम्परेचर 44-45 है, बाहर टेम्परेचर कितना है 44 डिग्री सेल्सियस है, खूब गर्मी पड़ रही है, अंदर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो तुम जब बाहर से घुसोगे अंदर, बाहर से जब तुम घुसोगे अंदर, तो तुम्हारी बॉडी किस पर मेंटेन होगी, 44 पे, तुम्हारी बॉडी किस पर मेंटेन होगी, 44 पे। तो जब 44 पे मेंटेन होगी, तब अंदर घुसोगे तुम्हें ठंडा ठंडा महसूस होगा। जैसे ही तुम एसी वाले कमरे में आओगे तुम्हें ठंडा ठंडा महसूस होगा। क्यों ठंडा महसूस होगा? क्योंकि तुम्हारी बॉडी से हीट निकल के बाहर निकलेगी, ठीक है ना, तुम्हारी बॉडी से हीट निकल के बाहर निकलेगी। जब तुम्हारी बॉडी से हीट निकल के बाहर निकलेगी तो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर घटने लगेगा, हाँ या ना। तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर जब घटने लगेगा तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, एसी में बैठे बैठे, थोड़ी देर बाद क्या होता है एसी में बैठे बैठे, एसी क्या करेगा, जो हीट का ट्रांसफर है वो तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर को घटा के 22 तक ले आएगा। हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं ना, वो 22 तक ले आया, 22 तक ले आया। इस समय तुम बिल्कुल कोजी फील कर रहे हो, ना तुम्हें ठंड लग रही है ना तुम्हें गर्मी लग रही है। एसी में अगर आप बैठे हो तो एक समय ऐसा आता है जब बिल्कुल कोजी कोजी सी फीलिंग होती है, ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती है। लेकिन तुम्हारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसको सेट किया गया भगवान ने ऐसे कि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37.5 रहता है। तो धीरे धीरे तुम्हारा जो ब्लड है, तुम्हारी जो बॉडी है, अपने टेम्परेचर को यहां मेंटेन कर लेती है। तो फिर तुम गर्म हो गए, बाहर ठंडा हो गया, फिर तुम्हारे अंदर से हीट निकली गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ, तो तुम्हें क्या लगने लगी, ठंड लगने लगी। यू नीड अ रजाई, यू नीड अ ब्लैंकेट, यू नीड अ क्विल्ट और यू नीड अ ब्लैंकेट। इसलिए एसी में हमें को छोड़ना पड़ता है। आ गया लॉजिक समझ में? कहानी हीट की है सारी की सारी। हीट तभी पैदा होगी जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट नहीं होगी, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट नहीं होगी। तो सिस्टम को अगर एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो सिस्टम के पास तरीका है, सिस्टम के पास तरीका है हीट का। क्या तरीका है? हीट का। तो हीट आप सिस्टम को दे भी सकते हैं। अगर सिस्टम से सराउंडिंग गर्म है तो सिस्टम उससे हीट ले लेगा, सराउंडिंग हॉटर है, सिस्टम कोल्डर है, सिस्टम विल टेक द हीट। एंड इफ द सराउंडिंग इज हॉटर, इफ द सराउंडिंग इज कोल्डर, सिस्टम इज हॉटर, इट विल रिलीज द हीट।
तो हीट का जो मोशन होता है दोनों तरफ होता है, बाई डायरेक्शनल मोशन होता है, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा? अच्छा एक बात और, हीट इज रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस बात का यूज आप सेकंड लॉ में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, लेकिन यह बात है बड़े काम की। रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है। रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब, भाई रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब, मैंने हीट दी, अब यहां पर सिस्टम में गैस भरी है, तो गैस के कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मॉलिक्यूल्स ने क्या कर रखा होगा? पूरे का पूरा बर्तन घेर रखा होगा। तो मैंने इसे गर्म करना शुरू किया, अन्नू मलिक को बुलाया, अन्नू मलिक आया, उसने आग लगा दी, आग लगा दी। तो रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है? जैसे इस पार्टिकल को हीट मिली, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो अगला पार्टिकल जिसे हीट मिलेगी, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो अगला पार्टिकल जिसे हीट मिलेगी वो इसके जस्ट बगल वाला पार्टिकल हो सकता है हीट इस पार्टिकल के बाद इसके पास जाए, हो सकता है हीट इस पार्टिकल के बाद इसके पास जाए, हो सकता है हीट इस पार्टिकल के बाद इसके पास जाए। तो हीट जो होती है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए हम हीट को कहते हैं रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा कि हीट सिस्टम में आ भी सकती है और सिस्टम में जा भी सकती है, तो हमें कैसे पता लगेगा कब सिस्टम से हीट आ रही है, मतलब कब सिस्टम से हीट जा रही है और कब सिस्टम में हीट आ रही है? इसके लिए हमने थर्मोडायनेमिक्स में साइन कन्वेंशन डिसाइड कर रखी है। अगर आप सिस्टम को हीट दोगे टू द सिस्टम, तो वो सिस्टम की एनर्जी बढ़ाएगी, और जो चीज सिस्टम की एनर्जी बढ़ाए हमारे यहां वो पॉजिटिव होती है। तो हीट गिवन टू सिस्टम विल बी पॉजिटिव, हीट गिवन टू सिस्टम विल बी पॉजिटिव, हीट गिवन टू सिस्टम विल बी पॉजिटिव। सिस्टम अगर रिलीज करेगा हीट, मतलब बाय द सिस्टम, तो सिस्टम एनर्जी कम करेगा अपनी, तभी तो हीट रिलीज करेगा। भाई सिस्टम हॉटर है, ये कोल्डर है, और कब तक, तो हॉटर से कोल्डर की तरफ हीट जाती रहेगी, कब तक? जब तक इसकी एनर्जी कम ना हो। इसकी एनर्जी कम होगी, इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, हीट गायब हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर कम हो रहा है सिस्टम का, तो सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, तो हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन हम थ्रू आउट द थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करेंगे कि जब जब सिस्टम हीट देवेगा तो वो होगी नेगेटिव, और जब जब सिस्टम हीट लेवेगा तो वो होगी पॉजिटिव, ठीक है? तो वो होगी पॉजिटिव, ठीक है? एक और बात, एक आखिरी बात मैं बताना भूल गया, मतलब भूला नहीं था, बता रहा था। हीट इज अ बाउंड्री फिनोमिनन, ये मैंने कल भी बताया था कि हीट इज अ बाउंड्री फिनोमिनन। क्या मतलब है इस बात का? अगर आपको किसी बर्तन में दूध गर्म करना है, अगर आपको दूध गर्म करना है, तो आप दूध को बर्तन में लेकर बर्तन को गर्म करेंगे, दूध को सीधे गैस पे नहीं फेंकेंगे। तो अगर आपको इस सिस्टम में हीट देनी है, तो आप जिस कंटेनर में इसको रखे हुए हैं गैस को, उस कंटेनर को गर्म करेंगे, गैस को सीधे गर्म नहीं करेंगे। तो ये जो कंटेनर है एक प्रकार से बाउंड्री है कि नहीं है? अंदर की गैस अगर सिस्टम है, बाहर सराउंडिंग है, तो ये बाउंड्री है ना। तो आपको हीट का आवन और हीट का जावन दोनों ही बाउंड्री से पता लगेगा। चाय ठंडी हो गई, कैसे पता लगता है? मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, कप की दीवारों को टच करके पता लग जाता है कि चाय ठंडी हो गई। या किसी ने बर्फ डाला और वो ठंडी हो गई, कैसे पता लगता है? हाथ डालते थोड़ा ना उसमें, ग्लास को छू के देख लेते हैं। तो हीट का आवन और हीट का जावन दोनों किस पे होता है? बाउंड्री पे होता है। तो हीट इज अ बाउंड्री फिनोमिनन, हीट इज अ बाउंड्री फिनोमिनन, हीट एक बाउंड्री फिनोमिनन होता है, ठीक है ना? हीट एक कौन सा फिनोमिनन होता है? बाउंड्री फिनोमिनन होता है, ओके। नेक्स्ट आओ, मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर में ही दूसरा मोड है वर्क। वर्क, डब्ल्यू, वर्क डब्ल्यू, ये क्या होता है भाई साहब? वर्क डब्ल्यू, ये क्या बला होती है वर्क डब्ल्यू?
नया कलर बनाऊंगा आज मैं, पिंक कलर से लिखूंगा। व्हाट इज वर्क डब्ल्यू? वाह, क्या फर्जी कलर बनाया मैंने, हट। अरे मेरा बनाया हुआ फ्लोरोसेंट कलर भी तो है। वर्क क्या होता है? यहां पर जो वर्क होता है ये होता है थर्मोडायनेमिक वर्क। थर्मोडायनेमिक वर्क होता है पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। पीवी वर्क या फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये मैकेनिकल वर्क नहीं होता, ये थर्मोडायनेमिक वर्क होता है, जो सिस्टम में गैस के एक्सपेंशन या कंप्रेशन में यूज होता है। प्रेशर के थ्रू गैस को कंप्रेस करना या एक्सपेंशन से गैस का प्रेशर चेंज होना। तो जो वर्क होता है वो होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। कौन सा वर्क होता है? वो होता है बेटे प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, तो जो वर्क होता है थर्मोडायनेमिक वर्क बोलते हैं उसे, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क और पीवी वर्क। ठीक है, ये होता है सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में, ये होता है सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में। ये सिलेंडर है, सिलेंडर पे पिस्टन लगेला है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर पे पिस्टन लगेला है। तुमने प्रेशर क्रिएट किया तो यहां पर गैस का क्या चेंज होगा? वॉल्यूम चेंज होगा। जब प्रेशर क्रिएट करोगे तो गैस का क्या चेंज होगा? वॉल्यूम चेंज होगा, होगा ना वॉल्यूम चेंज। तो इस वर्क को हम कहते हैं पीवी वर्क। वर्क इज ऑल्सो अ बाउंड्री फिनोमिनन। तुम्हें अगर गैस को कंप्रेस करना है तो तुम गैस में हाथ नहीं डालोगे। कंटेनर में गैस भरी है, तुम्हें कंप्रेस करना है तो तुम गैस में अपना हाथ नहीं डालोगे, तुम उसके ऊपर पिस्टन लगा के पिस्टन से दबाओगे। तो पिस्टन इज द बाउंड्री ना। तो वर्क बाउंड्री पर होता है, सिस्टम के अंदर दिखाई पड़ता है। वर्क इज ऑल्सो अ बाउंड्री फिनोमिनन। मैकेनिकल वर्क और थर्मोडायनेमिक वर्क में क्या अंतर होता है? पीवी वर्क इज बाई डायरेक्शनल, पीवी वर्क इज बाई डायरेक्शनल। पीवी वर्क जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। कहने का मतलब ये बाई डायरेक्शनल वर्क होता है, इसका मतलब ये दोनों तरफ हो सकता है। सिस्टम सराउंडिंग पर कर सकते, भाई ये तुम्हारा, तुम क्या हो? तुम सराउंडिंग हो ना। तुमने प्रेशर लगाया तो पिस्टन नीचे आया, तुमने प्रेशर लगाया तो पिस्टन नीचे आया। ये वर्क किसने किस पर किया? सराउंडिंग ने सिस्टम पर किया। गैस एक्सपैंड हुई, गैस एक्सपैंड हुई, तुमने इधर से प्रेशर लगाया, पिस्टन नीचे आया। गैस एक्सपैंड हुई, पिस्टन ऊपर मूव कर गया। ये किसने किया? गैस ने किया। किस पर किया? सराउंडिंग पर किया। तो थर्मोडायनेमिक वर्क बाई डायरेक्शनल होता है। सिस्टम सराउंडिंग पर कर सकता है, सराउंडिंग सिस्टम पर कर सकती है। मैकेनिकल वर्क में ऐसा नहीं होता। तुमने कोई डब्बा उठाया, डब्बा उठा के चल रहे हो, तुम डब्बे पे वर्क कर रहे हो, डब्बा तुम पे वर्क नहीं कर रहा। ये डिफरेंस होता है पीवी वर्क में और मैकेनिकल वर्क में और थर्मोडायनेमिक वर्क में। दैट पीवी वर्क इज यूजफुल, सॉरी, पीवी वर्क इज बाई डायरेक्शनल वर्क। ठीक है, वर्क इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। वर्क इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब तुमने पिस्टन दबाया तो पिस्टन के दबते ही, पिस्टन के दबने का सबसे पहला असर पड़ेगा उन मॉलिक्यूल्स पर जो पिस्टन के ठीक नीचे हैं। इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा ये उस फोर्स को ट्रांसफर करेंगे ऑन द मॉलिक्यूल्स जो इनके जस्ट नीचे हैं। वो ट्रांसफर करेंगे अपने से नीचे वाले को, फिर अपने से नीचे वाले को, फिर अपने से नीचे वाले को। तो ये फोर्स ट्रांसमिट होता हुआ नीचे तक पहुंचेगा और पूरी की पूरी गैस दब जाएगी। पहले फोर्स इस पर लगा, फिर वो इस पर गया, फिर वो इस पर गया, फिर वो इस पर गया। तो हर लेयर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल फील द फोर्स और पूरी की पूरी गैस एक ही डायरेक्शन में दबना शुरू कर देगी। तो वर्क इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, वर्क इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑर्गेनाइज्ड
एंड स्टोरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप लोगों ने फिजिक्स में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे आगे कि वर्क जो होता है सिस्टम में वो एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। भाई सिस्टम पर वर्क करोगे, सिस्टम उसे एनर्जी बना के अपने अंदर रख सकता है। सिस्टम से वर्क करवाओगे तो सिस्टम क्या खर्च करेगा? अपनी एनर्जी ही तो खर्च करेगा। सिस्टम से वर्क करवाओगे, सिस्टम क्या खर्च करेगा? अपनी एनर्जी ही तो खर्च करेगा। तो कहां से कमी हुई? सिस्टम की एनर्जी के स्टोर में से कमी हुई। तो ऑर्गेनाइज फॉर्म है और स्टोरेबल फॉर्म है, ठीक है, ऑर्गेनाइज फॉर्म है और स्टोरेबल फॉर्म है। एक इंपॉर्टेंट बात, वर्क कैन बी, चलो ये इंपॉर्टेंट बात मैं यहां नहीं बता रहा, सेकंड लॉ में बताऊंगा क्योंकि इसकी फील तुम्हें नहीं आएगी, ठीक है बेटे। साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क, क्योंकि वर्क बाई डायरेक्शन है तो इसकी भी साइन कन्वेंशन है। मैंने पहले भी कहा था हर वो चेंज जो सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाएगा वो पॉजिटिव होगा। हर वो चेंज जो सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाए, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम का क्या मतलब हुआ? तुमने बाहर से वर्क किया है और जब तुम बाहर से वर्क करोगे सिस्टम उसे अपनी एनर्जी बना के अपने पास रख सकता है। सिस्टम उसे अपनी एनर्जी बना के अपने पास रख सकता है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। लेकिन अगर मान लो वर्क डन हो रहा है बाय द सिस्टम, वो होगा बेटे नेगेटिव, वो होगा नेगेटिव, ठीक है ना। वर्क डन अगर बाय द सिस्टम हुआ तो वर्क डन होगा नेगेटिव, ठीक है, वर्क डन होगा क्या? नेगेटिव। तो ये इसकी साइन कन्वेंशन है। ये किसकी साइन कन्वेंशन है? ये वर्क की साइन कन्वेंशन है, ठीक है ना। दिस इज द साइन कन्वेंशन ऑफ द वर्क। क्लियर है? क्लियर है? तो ये क्या हो गई? ये हो गई साइन कन्वेंशन ऑफ द वर्क। क्लियर है मेरी बात? चलो जी, तो इस तरीके से पिक्चर जो है वो बन गई है, इस तरीके से कहानी जो है वो बैठ गई है। ये पता नहीं क्यों मेरे को साइन कन्वेंशन लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, मैं एक बार और लिखूंगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, है ना। बस ये लीजिए साहब, साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क को डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं। काम की चीज है, याद रखने वाली चीज है। तो हीट और वर्क दो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हैं जिनके थ्रू सिस्टम की एनर्जी का आवन जावन होगा। सिस्टम की एनर्जी का आवन जावन जब होगा तो सिस्टम को एनर्जी मिलेगी तो भी उसकी इंटरनल एनर्जी बदलेगी। सिस्टम की एनर्जी खर्च होगी तो भी उसकी इंटरनल एनर्जी बदलेगी, ठीक है ना। तो यह है साइन कन्वेंशन ऑफ हीट। यह आपको साइन कन्वेंशन बिल्कुल याद रखनी है, बहुत बार आपको काम में आएगी। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। हीट और वर्क में और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ में लेंगे। अभी उसको नहीं ले रहे हैं, अभी उसको हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ में हम लेंगे उस चीज को, अभी उस चीज को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अब मेरी बात पर ध्यान देना है आप लोगों को। मैंने आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में बता दिया, हीट के बारे में बता दिया, वर्क के बारे में बता दिया, ठीक है ना। अब हीट और वर्क दो क्वांटिटीज हैं, तो दोनों क्वांटिटीज के अंदर क्लियर कट डिवीजन है। फर्स्ट लॉ में जो मेन रोल है, जो हीरो का रोल है, मेजर रोल है, वो किसका है? फर्स्ट लॉ में जो मेन रोल है, जो हीरो का रोल है, जो मेजर रोल है, दैट मेजर रोल इज प्लेड बाय वर्क। सेकेंड लॉ में जो मेन रोल है, जो मेजर रोल है, वो प्ले कौन करता है? वो प्ले करता है कौन? वो करती है हीट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं क्या करूंगा? आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम, या नहीं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क से पहले मुझे कुछ और बताना पड़ेगा आपको। वो मुझे बताना पड़ेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल केमिकल इक्विलिब्रियम के रिवर्सिबल और रिवर्सिबल से अलग है। इट इज नॉट केमिकल इक्विलिब्रियम वाला रिवर्सिबल, ये कुछ अलग कहानी है। ये थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबिलिटी
और थर्मोडायनेमिक इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि जब आप इसको समझ जाएंगे तब आपको आगे कहानी बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगी, वरना आपको आगे कहानी समझने में तकलीफ पैदा होगी, वरना आपको आगे कहानी समझने में तकलीफ पैदा होगी। ठीक है ना। हाँ जी, तो सबसे पहले समझते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले समझते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये एक सिलेंडर है, ठीक है ना। इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा है जिसका अपना कोई मास नहीं है, जिसका अपना कोई मास नहीं है, ठीक है ना, जिसका अपना कोई मास नहीं है। अब इस सिलेंडर में जो भी गैस है, जो भी गैस है, उस पर एक एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, पी एक्सटर्नल। उस पर एक क्या लग रहा है, पी एक्सटर्नल, ठीक है ना, जिसको आप पी एटमॉस्फेरिक भी मान सकते हैं एक तरह से, कि पी एटमॉस्फेरिक टाइप का एक प्रेशर लग रहा है। अंदर भरी हुई है गैस, और गैस अपना प्रेशर लगा रही है, गैस अपना प्रेशर लगा रही है, पी गैस, गैस अपना क्या लगा रही है, पी गैस नाम का प्रेशर लगा रही है, अंदर गैस भरी हुई है। अब बेसिकली देखो, गैस क्या चाह रही है कि वो पिस्टन को ऊपर ढकेल दे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर क्या चाह रहा है कि वो पिस्टन को नीचे ढकेल दे। इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या कर रखा है, इस पर एक एम मास का स्टोन रख रखा है, इस पर एक क्या रख रखा है मैंने, एम मास का स्टोन रख रखा है, ठीक है, एम मास का स्टोन रख रखा है। तो एम मास का जब मैंने स्टोन रख रखा है, तो इस समय जो पिक्चर है वो ये है कि पी एक्सटर्नल प्लस एम जी इज इक्वल टू पी गैस है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो प्लस एम जी, जो इस भाटे का, जो इस पत्थर का भार है, जो इस पत्थर का जो भार है, इस पत्थर का जो वेट है, इस भाटे का जो पत्थर का जो वेट है, इस भाटे का जो वेट है, भार है, दैट वेट इज व्हाट, दैट वेट इज बैलेंसिंग द पी गैस, और पिस्टन अपनी जगह पर रुका हुआ है, पिस्टन अपनी जगह पर रुका हुआ है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैंने इस पत्थर को यहां से हटा दिया, जैसे ही मैं पिस्टन को यहां, जैसे ही मैं पत्थर को यहां से हटाऊंगा, द मोमेंट आई विल रिमूव दिस स्टोन फ्रॉम हेयर, तो जब इन दोनों ने मिलकर गैस को रोक रखा था, इसका मतलब गैस का प्रेशर पी एक्सटर्नल से ज्यादा था, गैस का प्रेशर पी एक्सटर्नल से ज्यादा था, mg, हाँ या ना। और mg की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, हाँ या ना। दैट मींस जो, और पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मींस जो पी गैस है वो पी एक्सटर्नल से ज्यादा है कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है, इसमें तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल 100% है ही है, ऐसा होता ही है, ऐसा है ना। तो कहने का अर्थ ये है बेटे, कहने का मतलब ये है बेटे कि जैसे ही मैं ये हटाऊंगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ भागेगा, और ऊपर की तरफ तब भागेगा, तब तक भागता रहेगा जब तक गैस का प्रेशर कम होके, क्योंकि जब ये गैस ऊपर चलेगी तो आपको याद होगा बॉयल लॉ, P1 V1 बराबर P2 V2, तो P2 बराबर P1 इंटू V1 बाई V2। अगर V2 इज मोर देन V1 तो ये नंबर 1 से छोटा, P2 इज छोटा देन P1। गैस का एक्सपेंशन होता है तो गैस का प्रेशर कम होता है, गैस का एक्सपेंशन होता है तो गैस का प्रेशर कम होता है, तो इसका मतलब गैस का प्रेशर कम होगा, ये पी एक्सटर्नल लगातार लग रहा होगा, ये पी एक्सटर्नल लगातार लग रहा होगा। तो अब गैस का जो प्रेशर है पी गैस डैश, वो बराबर जैसे ही पी एक्सटर्नल के हो जाएगा,
मतलब इस सिचुएशन पे पिक्चर ये थी, और अब इस सिचुएशन पे पिक्चर क्या हो जाएगी, सिचुएशन नंबर 2 पे पी गैस डैश बराबर पी एक्सटर्नल, पी गैस डैश बराबर पी एक्सटर्नल, और तब जाके पिस्टन रुक जाएगा, तब जाके पिस्टन रुक जाएगा। समझ में आया? यह कहानी हुई। इस प्रोसेस का नाम होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि यह प्रोसेस एक समय पर केवल एक ही डायरेक्शन में गई, यह प्रोसेस एक समय पर केवल एक ही डायरेक्शन में गई। दिस प्रोसेस मूव टू ओनली वन डायरेक्शन, सीधे सीधे चलती चली गई और वहीं जाकर रुकी जहां इसको रुकना था, जहां इसका फाइनल पॉइंट था, जहां इसको रुकना था, जहां इसका फाइनल पॉइंट था। अगर मैं चाहूं कि मैं पिस्टन को एक पॉइंट, सपोज इस बीच वाले पॉइंट के बाद मैं तुमसे कहूं कि मैं चाहता हूं कि पिस्टन नीचे चला जाए, तो तुम्हें बीच वाले पॉइंट पे पिस्टन को रोकना पड़ेगा। मतलब अगर तुम चाहते हो कि पिस्टन नीचे चला जाए तो तुम्हें यहां तक इसके आने का इंतजार करना पड़ेगा, फिर तुम इस पर वो पत्थर रखोगे, तब जाके पिस्टन नीचे जाएगा। अदरवाइज पिस्टन ऊपर की तरफ ही चलता जाएगा, तब तक चलता जाएगा जब तक क्या हुआ, जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। पिस्टन ऊपर की तरफ गया है तो जो गैस का प्रेशर है उसने पिस्टन को ड्रैग किया है, इसलिए गैस का प्रेशर कहलाएगा ड्राइविंग फोर्स, ठीक है ना। और एक्सटर्नल प्रेशर वो प्रेशर है जिसकी वजह से गैस को मेहनत करनी पड़ी, वरना अगर ये पी एक्सटर्नल नहीं होता तो पिस्टन आराम से ऊपर चला जाता। तो क्योंकि वो दबा रहा था, पिस्टन को ऊपर आने से रोक रहा था, इसलिए इसका नाम पड़ेगा अपोजिंग फोर्स। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्या क्या चीजें हमने इसमें नोटिस करी वो देखो। पहला, सडन प्रोसेस होती है, सिंगल स्टेप में हो जाती है, सडनली होती है। पहला हो गया सडन प्रोसेस। दूसरा, लार्ज डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। लार्ज डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स, पी गैस माइनस पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू mg, जो कि अच्छा खासा लार्ज डिफरेंस है। पत्थर का वेट कुछ ना कुछ तो होगा, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम कुछ तो होगा ना। तो ये डिफरेंस अच्छा खासा बड़ा हो गया, लार्ज डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। और देखो, टेक्स प्लेस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। जो एक्सटर्नल प्रेशर यहां पर काम कर रहा है वो कांस्टेंट है, जो एक्सटर्नल प्रेशर यहां पर काम कर रहा है दैट इज कांस्टेंट। द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज वर्किंग हियर दैट इज अ कांस्टेंट प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, यहां पर भी उतना ही था, यहां पर भी उतना ही है। गैस का प्रेशर चेंज हो रहा है, लेकिन ये पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, ठीक है। चौथा मेरे भाई, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। डायरेक्शन कांट बी रिवर्स्ड in during the प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल है, जिसकी डायरेक्शन आप ड्यूरिंग द प्रोसेस नहीं बदल सकते। अगर आपको पिस्टन को नीचे ले जाना है तो आपको पहले पिस्टन के ऊपर पहुंचने का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार क्या करना पड़ेगा, इंतजार करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोसेस इतनी तेजी से होगी, पिस्टन भर से ऊपर जाके और रुक जाएगा, ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाहर का फोर्स और अंदर का फोर्स, यानी सिस्टम और सराउंडिंग। अंदर का फोर्स मतलब सिस्टम और बाहर का फोर्स मतलब सराउंडिंग। तो इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है
वो केवल इनिशियल पॉइंट पर होता है और फाइनल पॉइंट पर होता है, और कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं होता। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है वो केवल इनिशियल पॉइंट पर रहता है और वो केवल फाइनल पॉइंट पर रहता है और कहीं भी नहीं रहता, ठीक है ना, ओनली एट। क्योंकि देखो आप इनिशियल पॉइंट पर इसके दोनों फोर्सेस बराबर हैं तभी पिस्टन रुका हुआ है, और फाइनली जब दोनों फोर्सेस बराबर हुए तभी पिस्टन रुका, अदरवाइज पिस्टन हर समय पर मूविंग है। पिस्टन हर समय पर थ्रू आउट द प्रोसेस क्या है, मूविंग है, ठीक है ना। पिस्टन जो है वो थ्रू आउट द प्रोसेस हर समय पर क्या है, मूविंग है। तो ये कहानी हो गई किसकी, इररिवर्सिबल प्रोसेस की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना है ध्यान से, इसी को समझना है ध्यान से, ठीक है। सेम सिनेरियो है, सेम सिलेंडर है, इतना मिटाऊंगा मैं, डायग्राम बना लेता हूँ। सेम सिनेरियो है, सेम सिलेंडर है, सेम प्रेशर है, सब कुछ एज इट इज, सब कुछ सेम है जो पहले था, बस हल्का सा एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि प्रोसेस अब रिवर्सिबल है। अभी अभी आप लोगों ने रिवर्सिबल प्रोसेस को समझा है, तो अब आपको रिवर्सिबल प्रोसेस फटाफट से समझ में आ जाएगी। रिवर्सिबल प्रोसेस आपको क्या समझ में आ जाएगी, फटाफट से समझ में आ जाएगी। व्हाट इज दस कंसेप्ट बिहाइंड द रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है, गैस भरी हुई है जो कि एक प्रेशर लगा रही है पी गैस, जो कि एक प्रेशर लगा रही है पी गैस, ठीक है ना। आपने यहां पर क्या किया है, यहां एक पी एक्सएल का प्रेशर लग रहा है। आपने यहां पर क्या किया है, पिछले वाले केस में आपने क्या रखा था, पत्थर। इस बार आपने उतने ही मास का एक रेत का ढेर रख दिया है, सैंड पाइल। उतने ही मास का आपने क्या रख दिया है, एक सैंड पाइल रख दिया है। जितने मास का आपने पत्थर रखा था उतने ही मास का आप लोगों ने एक सैंड पाइल पुट कर दिया है यहां पे। अब इस सैंड पाइल का जो मास है वो m है, और आपको पता है कि सैंड के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, इनमें से हर एक का मास मान लो dm है, और डीएम वाले बहुत सारे पार्टिकल्स का मास मिलके कितना हो गया, कितना हो गया, m हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैंने इसमें से क्या किया, मैंने इसमें से कोई एक पार्टिकल हटाया, मैंने इसमें से कोई एक पार्टिकल हटाया, कोई एक पार्टिकल यहां से मैंने हटा दिया। कितने का मास हटाया से, डीएम का मास। कितने का मास हटाया यहां से, यहां से मास हटा बेटे डीएम का, डीएम का मास हट गया, है ना, डीएम का मास हट गया। डीएम का मास हटते क्या हुआ, जरा सा मास हटा तो पिस्टन ने, भाई शुरुआत में क्या पिक्चर थी, शुरुआत में दोनों तरफ का प्रेशर बराबर था, लेकिन जैसे ही आपने डीएम का मास हटाया तो पिस्टन ने एक जरा सा मूवमेंट किया, पिस्टन ने एक इनफाइनाइट सिमिल सा मूवमेंट किया, इतना सा, और पिस्टन डीएल से रख के ऊपर आ गया, पिस्टन डीएल से रख के ऊपर आ गया, पिस्टन डीएल से रख के क्या आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है, हाँ या ना, पिस्टन डीएल से रख के ऊपर आ गया, और यहां पर आके पिस्टन फिर से रुक गया, यहां से आके पिस्टन फिर से रुक गया। समझ में आई मेरी बात, यहां पर आके पिस्टन क्या हो गया, फिर से रुक गया, रुक गया ना।
अब जब पिस्टन ऊपर आया, जब पिस्टन ऊपर आया, है ना, पिस्टन ऊपर आया, इसे मैं पी एक्सटर्नल की जगह पी एटमॉस्फेरिक बोलता हूं। तो देखो पिस्टन ऊपर आया, है ना, पिस्टन क्या आया, ऊपर आया। इस जगह पर, इस जगह पर क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि गैस के प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में कितने का डिफरेंस है? केवल डीएमजी का। गैस के प्रेशर में केवल कितने का डिफरेंस है? डीएमजी का। या फिर मैं आपसे यूं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पर पिस्टन अगर रुका है तो पिस्टन का एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर है? ये प्रेशर प्लस यहां से जो फोर्स लग रहा है वो दोबारा से बराबर हो गया है पी एक्सटर्नल के। समझो मेरी बात को। यहां पर ये पिस्टन क्यों रुका हुआ था? इनिशियल पॉइंट पर पिस्टन क्यों रुका हुआ था? इनिशियल पॉइंट पर पिस्टन इसलिए रुका हुआ था कि जो गैस का प्रेशर था वो पी एक्सटर्नल के बराबर था। गैस का प्रेशर जो था वो पी एक्सटर्नल के बराबर था, पी एटमॉस्फेरिक प्लस एमजी, इसके बराबर था। इस सैंड पाइल के प्रेशर के बराबर था। इस सैंड पाइल के प्रेशर के क्या था? बराबर था। सही है ना? था कि नहीं था? बिल्कुल था। अब जब तुमने यहां पर इसको हटाया, हल्का सा ये चला, तो हल्का सा चलने के बाद ये रुक गया। रुक गया इसका मतलब यहां पर एक बार फिर से पी गैस पी एक्सएल के बराबर हो गया होगा। फिर से पी गैस पी एक्सएल के बराबर हो गया होगा, हाँ या ना? क्योंकि अगर पिस्टन रुक गया दैट मींस पिस्टन और सराउंडिंग में इक्विलिब्रियम आया है। पिस्टन और सराउंडिंग में क्या आया है? इक्विलिब्रियम आया है। आया कि नहीं आया? तभी तो पिस्टन रुका है। तुमने एक दाना और हटाया, तुमने एक सैंड का पार्टिकल और हटाया, एक डीएम तुमने और रिमूव किया, तो पिस्टन थोड़ा और ऊपर सरक गया। पिस्टन थोड़ा और ऊपर सरक गया, ऊपर सरक के फिर रुक गया। इसका मतलब पी एक्सटर्नल फिर से पी गैस के बराबर हो गया। क्योंकि बार बार अगर पिस्टन रुक रहा है तो देखो थोड़ा थोड़ा करके एक्सटर्नल प्रेशर कम हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा पिस्टन ऊपर जा रहा है। मैंने बताया था जब पिस्टन ऊपर चलेगा तो गैस का प्रेशर भी थोड़ा सा कम होगा। गैस का प्रेशर भी थोड़ा सा कम होगा, तो थोड़ा सा गैस का कम हुआ, थोड़ा सा बाहर वाला कम हुआ, दोनों फिर बराबर हो गए। फिर तुमने एक पार्टिकल और हटाया, फिर तुमने डीएम का एक पार्टिकल और हटाया, फिर ये थोड़ा और सरका, ये फिर थोड़ा और सरका, फिर थोड़ा और सरक के रुक गया, और सरक के फिर रुक गया, यानी कि पी एक्सएल इस बार फिर से पी गैस के बराबर हो गया। इसका मतलब पहली चीज तो यह है कि इनफाइनाइटसिमल डिफरेंस होगा। डिफरेंस जो होगा किस किस में? ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में। ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स में। पिछले वाले केस में क्या डिफरेंस था? हमने प्रोसेस के शुरू में ही भाटे को पूरी तरीके से हटा दिया था, तो केवल यही वाला प्रेशर शुरुआत में मौजूद था, एंड में भी वही वाला मौजूद था। यहां पर सैंड पाइल हट नहीं रहा है, यहां पर सैंड पाइल हट नहीं रहा है। दैट मीन्स यहां पर सैंड पाइल हट नहीं रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है? दैट मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा वेरिएबल है, क्योंकि पी एटमॉस्फेरिक वाला कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, लेकिन ये वाला कंपोनेंट तो बदल रहा है ना। तो पहली बात तो पी एक्सटर्नल जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली पी गैस होगा। ये पहचान होती है किसकी? ये पहचान होती है रिवर्सिबल प्रोसेस की, कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट हर पॉइंट पर बराबर होता है पी गैस के, क्योंकि दोनों में डिफरेंस बहुत कम होता है। ठीक है ना? अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? पहला, वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होता था वहां, यहां वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर होगा, और पी एक्सटर्नल जो होगा वो हमेशा ही पी गैस के बराबर होगा।
अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तो इसका मतलब सिस्टम का फोर्स है पी गैस, सराउंडिंग्स आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा किस में रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टम सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रोसेस आप एक एक दाना हटाएंगे तो ये डीएल 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 चलेगा, जो कि बहुत छोटी डिस्टेंस है। आप इसे मैथमेटिकली परसीव कर सकते हैं, मैथमेटिकली जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। तो बहुत देर तक सामने वाले को ये लगता रहेगा कि पिस्टन तो हिल ही नहीं रहा। तो प्रोसेस हालांकि चल रही है, लेकिन आपको ये महसूस होगा, सामने वाले ऑब्जर्वर को ये महसूस होगा दैट पिस्टन इज नॉट मूविंग, पिस्टन इज स्टैटिक। दैट इज वाई इस प्रोसेस का नाम होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे होगी। प्रोसेस टेक्स प्लेस इन, पिस्टन अपनी मंजिल तक एक बार में नहीं पहुंचेगा, इनफाइनाइट स्टेप्स में पहुंचेगा। मतलब इस दूरी को तय करने के लिए पिस्टन को हजारों बार डीएल 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 चलना पड़ेगा, डीएल 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 चलना पड़ेगा, ठीक है ना। पांचवा, रिवर्सिबल क्यों है ये? डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस कैन बी चेंज्ड एनी टाइम, बट डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस को आप किसी भी समय पर चेंज कर सकते हैं, बट सिस्टम मस्ट फॉलो the same path as same path जो पाथ सिस्टम ने फॉरवर्ड प्रोसेस में फॉलो किया है वही पाथ सिस्टम को बैकवर्ड प्रोसेस में फॉलो करना होगा। मतलब तुम्हारा 3 के बाद मन हट गया कि यार अब मैं रेत के दाने और नहीं हटाऊंगा, तो तुमने क्या किया? तुमने एक रेत का दाना वापस रख दिया, तो तुमने डीएम रखा तो ये वापस डीएल नीचे लौटाया। तुमने फिर एक दाना और रखा तो ये फिर नीचे लौटाया। तुमने डीएम रखा तो ये डीएल का नीचे लौटाया, एक और रखा फिर नीचे लौटाया, ठीक है ना। फिर तुमने एक हटा लिया, फिर ये ऊपर चला गया। तो जहां तुम्हारा मन करे वहां तुम इस पिस्टन की डायरेक्शन को घुमा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि जैसे गया है वैसे ही आना होगा। मतलब अगर तुमने डीएल 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 करके हटाया है तो तुम डीएल 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 करके रखोगे। मतलब डीएम 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 करके हटाया तो तुम डीएम 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 करके वापस लाओगे। ये नहीं तुमने डीएम 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 हटाया तो 3 बार में और रख तीनों डीएम एक साथ दिए तो नहीं माना जाएगा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल की शर्त ही यही है कि जिस तरह से फॉरवर्ड में गया है, जहां जहां फॉरवर्ड में जाते जाते रुका था, पिस्टन यहां तक पहुंचा, तुमने कहा मैं रिवर्स करूंगा, तो रिवर्स में भी पिस्टन को यहां पर स्टॉपेज लेने पड़ेंगे। जिन जगहों पर पिस्टन यहां से तुमने रिवर्स करना शुरू किया तो पिस्टन को हर उस जगह रुकना पड़ेगा जहां वो जाते पर रुका था। जहां वो जाते पर रुका था वहां से आते पर भी रुकना पड़ेगा, यह शर्त है, तब प्रोसेस रिवर्सिबल होगी। ऐसा नहीं होगा कि पिस्टन तुमने यहां से ऐसे भेजा 1 2 3 4 और 4 से सीधे 1 पे ले आए तो रिवर्सिबल नहीं है। अगर वो गया ऐसे है तो आएगा भी ऐसे ही, यह शर्त है, ठीक है, यह शर्त है। ये क्या है? ये शर्त है। तो आपको इसमें 3 बातें याद रखनी है। एक तो ये पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर होता है, दूसरा ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है, और तीसरा ये प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप्स में होती है, ठीक है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है ये आइडियल प्रोसेस होती है। आइडियली हर एक प्रोसेस रिवर्सिबल ही होनी चाहिए, है ना। नेचर में होने वाली हर एक प्रोसेस आइडियली रिवर्सिबल होनी चाहिए, लेकिन असलियत में नेचर में जो प्रोसेस होती हैं
वो एक्चुअल प्रोसेस होती है, वो इरिवर्सिबल होती है। जैसे इसको एग्जांपल ऐसे समझो कि फॉरवर्ड जिस रास्ते से गए थे बैकवर्ड उसी रास्ते से वापस आना है। अब ये चीज हमेशा पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है, ये चीज हमेशा पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? भाई जब लोग बुढ़े हो जाते हैं तो उनका दिमाग सठिया जाता है, कहते हैं ना बच्चा बूढ़ा एक समान, बुद्धि सठिया जाती है। वो उतने ही फ्रेजाइल हो जाते हैं जितना एक छोटा बच्चा होता है ना। उनकी जिद उतनी ही बढ़ जाती है जितने बच्चे करते हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं, अगर आपके घरों में दादा दादी हो तो वो उतने ही फ्रेजाइल हो जाते हैं विद द एज, है ना। जितने छोटे बच्चे होते हैं उनकी उतनी ही केयर करनी पड़ती है। तो इसका मतलब मेंटली उनकी जो बॉडी है वो रिस्टोर कर रही है अपनी रिवर्सिबिलिटी को, इनिशियल स्टेजेस को। लेकिन फिजिकली जो उम्र उन्होंने निकाल दी, जिस वजह से उनके ऑर्गन्स में जो वियर एंड टियर हुआ है, भाई फिजिकली तो क्या, भाई आइडियली क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे दिमाग रिवर्स हो वैसे वैसे बॉडी भी रिवर्स होती चली जाए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। मेंटल रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल है, फिजिकल रिवर्सिबिलिटी तो पॉसिबल नहीं है ना। जो अंगों में डैमेज हो गई वो तो हो गई ना। इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस होती है। कहने का मतलब यह है कि तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए, ए से गए बी पर रुके, बी से गए सी पर रुके, सी से गए डी पर रुके। अब तुम डी से ए वापस लौट रहे हो, तो तुम डी से आए सी पर फिर रुके, सी से आए बी पर फिर रुके, बी से आए ए पर पहुंच गए। क्या यह प्रोसेस रिवर्सिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? सर हम तो जहां से गए थे वहीं रुके, जहां से गए थे वहीं रुके, जहां से गए थे वहीं रुके। तो फिर प्रोसेस सर आइडियल क्यों नहीं, फिर ये रिवर्सिबल क्यों नहीं है? सर रिवर्सिबल इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम इज द फोर्थ वेरिएबल और आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप यहां से गए थे तो 10 बज रहा था, जब आप लौट के आए तो 12 बज रहा है। सब कुछ सेम होना चाहिए। मतलब जब आप लौट के आए तो 10 बजना चाहिए, यहां पे डेट भी सेम होनी चाहिए, टाइम भी सेम होना चाहिए। वो तो नहीं हो सकता ना। मतलब अगर आज 7 फरवरी को आप 10 बजे यहां से गुजरे हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए 7 फरवरी को ही 10 बजे आपको गुजरना है। वो तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। इसलिए कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती। दैट इज वाई हम कहते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है वो आइडियल प्रोसेस होती हैं। क्यों? क्योंकि टाइम हमारे हाथ में नहीं होता, टाइम हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस कॉन्सेप्ट को एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना। कल पढ़ाऊंगा पीवी वर्क, फर्स्ट लॉ, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल वर्क डन। कल के लेक्चर में न्यूमेरिकल, कल के लेक्चर से हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल पोर्शन हमारा खत्म हो गया। अगले 2 लेक्चर में फर्स्ट लॉ के धनाधन न्यूमेरिकल्स चलने वाले हैं। अगले 2 लेक्चर में धनाधन फर्स्ट लॉ के क्या चलने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स चलने वाले हैं, ताकि हम फर्स्ट लॉ को ढंग से न्यूमेरिकल के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, और उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स सेकंड लॉ, वी विल मूव टुवर्ड्स सेकंड लॉ स्वॉट। ठीक है ना, तो चलते हैं, कल मिलते हैं आपसे दोबारा। टाटा बाय बाय।